हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क नहीं आसान भाग 1। यह कहानी है एक डार्क और थ्रिल से भरी हुई। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताना। मुंबई की चकाचौंध के बीचों बीच एक आलीशान हवेली में शादी का जश्न था। चारों तरफ फूलों की खुशबू और शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में सन्नाटा पसरा था। वाड़ी आईने के सामने बैठी थी, भारी सुर्ख लाल लहंगा, गले में कीमती हार और माथे पर बिंदी। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक नई दुल्हन की होती है। उसकी आंखों में एक अधूरा सपना था, पुलिस की वर्दी पहनने का सपना। परिवार की इज्जत ने उसके कंधों पर खाकी की जगह लाल चुनरी डाल दी थी। उसने ठंडी आह भरी और बुदबुदाई, काश आज मेरे हाथों में कलम और कानून की किताब होती। ये बेजान गहने नहीं, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली के वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि ये शहर के जानी मानी अमीर खानदानों में से एक मल्होत्रा खानदान के इकलौती बेटी थी। उसकी फैमिली के लिए उसके आत्मसम्मान सबसे ऊंचा था। इसीलिए उन लोगों ने वाड़ी की शादी इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन से शादी तय कर दी, और वाड़ी को भी न चाहते हुए भी अपने सपने को छोड़कर इस शादी को करनी पड़ रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइटें चली गई। सन्नाटे को चीरते हुए कोई सारे भारी जूते की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे में भी 6 फुट लंबे काले लिबास पहने कुछ साए अंदर आए। वाड़ी चिल्लाने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह भींच दिया। एक तीखी गंध उसकी नाकों से टकराई। क्लोरोफॉर्म। उसकी दुनिया धुंधली होने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी, और आखिरी चीज जो उसे सुनाई दी थी वह थी एक ठंडी बेजान आवाज, ले चलो इसे, आज इसकी रूह का कत्ल होगा। वाड़ी की पलकें हल्के भारीपन के साथ खुली तो उसे लगा कि आज उसका सर ही फट जाएगा। वो अपने सर को पकड़े इधर उधर देखने लगी। वह एक बेहद आलीशान लेकिन ठंडे कमरे में थी। कमरा काला और ग्रे रंग का था, जिसमें सुकून नहीं खौफ बसा था। वह फर्श पर पड़ी थी। उसका कीमती लहंगा धूल से सन चुका था। तभी भारी दरवाजा खुला। रोशनी के खिलाफ एक काला साया खड़ा था, हाथ में जलती हुई सिगरेट और आंखों में दहकता हुआ लावा। चेहरा ठीक से देखा नहीं जा रहा था। कुछ मिनट बाद ही चेहरा सामने आया। वह और नहीं कोई बल्कि बिरांशु सिंघानिया था, एक गैंगस्टर जिसे सब मुंबई में सांगा कहते हैं। वह शख्स जिसके नाम से पुलिस की फाइलें बंद हो जाती थी और दुश्मनों की सांसें। उनकी दरिंदगी के चर्चे हर जगह फेमस था। मुंबई में बच्चा से बुरा कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे पहचानता ना हो। हमेशा न्यूज़पेपर में उसका ही नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता। वाणी उसे देखते ही लड़खड़ाते हुए उठकर बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? आज तो मेरी शादी थी। फिर विरांशु धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। वाणी भी कहते कहते पीछे जा रही थी। अचानक उसका पीठ वॉल से टकराई, जिससे वो और पीछे नहीं जा सकी। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकी। वो विरांशु को देखते हुए अपने डर को खुद के अंदर रखते हुए साइड से निकलने की सोची कि तभी विरांशु अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए और अपने सिगरेट का धुआं वाड़ी के चेहरे पर छोड़ने लगी, जिससे वाड़ी खांसने लगी और खांसते खांसते उसकी आंखों से पानी निकल आया। वाड़ी उसे पीछे ढकेलने लगी, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हटा, जिससे वाड़ी को भी गुस्सा आने लगा। वो कहीं पर भी जुर्म होते हुए नहीं देख सकती थी, और उसके लिए हरगिज नहीं। उसने भी कुछ संभल कर विरांशु की गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही विरांशु का चेहरा एक तरफ झुक गया। विरांशु को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की उसे थप्पड़ भी मार सकती है, जिससे
वो अपने लाल आंखों से उसे देखने लगा। इसके बाद गुस्से से उसने वाड़ी के टुड्डी को इतनी जोर से पकड़ा जिससे वाड़ी की सिसकी निकल गई। इसके बावजूद भी उसने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि और जोर से पकड़कर कहा, शादी। फिर जोर जोर से हंसकर किसी साइको की तरह गर्दन पर हाथ घुमाकर कहा, ओहो, आज तो तेरी शादी थी ना, बारात आने वाली थी, शहनाइयाँ बजने वाली थी ना। पर अफसोस वाड़ी, आज तेरी शादी नहीं होगी, बल्कि आज तेरी बर्बादी होगी। आज से तेरी हर सांस पर मेरा हक होगा। तूने मेरे भाई से उसकी जिंदगी छीनी है, मैं तुझसे तेरी मौत का भी हक छीन लूंगा और इस थप्पड़ का बदला भी। वाड़ी थोड़ी डर गई और कांपते हुए बोली, भाई? व्हाट आर यू से? तुम्हारा कौन सा भाई? आई डोंट नो। मैं किसी को नहीं जानती। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? वीरांशु ने दहाड़ा। नाटक मत कर विवियन, मेरा भाई है और वो आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, समझी? तूने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे उस मौत के मुंह पर खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ खाई दिखती है। जिससे सुनने के बाद वाड़ी चौंक गई। उसने अपने मन में बुदबुदाया, विवियन? हाँ, वो विवियन को जानती थी और वो विवियन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो उसका सीनियर था। आखिर विवियन को क्या हुआ है? वो वीरांशु से पूछने लगी, लेकिन वीरांशु से जमीन पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद ही कमरा का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वाड़ी ने दरवाजे के पास आकर दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए बोली, प्लीज मुझे बताओ, विवियन के साथ आखिर क्या हुआ है? और मैंने कुछ भी नहीं किया है उसके साथ। ये बोलते हुए वो दरवाजे के पास ही घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे तो ये तक नहीं हो रहा था कि विवियन का भाई है। विवियन तो अपने भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने भाई से पूरा अपोजिट था। उसका भाई जहाँ हर दिन खून खराबे करते रहता था, तो विवियन उस सब से हमेशा दूर रहता था। हमेशा अपनी स्टडी पर ध्यान देता और उसके पीछे पड़े रहता। विवियन उसे हमेशा प्रपोज करता और वाड़ी उसे हमेशा रिजेक्ट करती, क्योंकि उसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और कल भी उसने विवियन को रिजेक्ट किया था। लेकिन इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। लाइफ केयर हॉस्पिटल एक काल्पनिक नाम। मुंबई के मशहूर सिटी हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। बेड पर विवियन सिंघानिया, वीरांशु सिंघानिया का इकलौता छोटा भाई पड़ा था, शांत, बेजान, सफ़ेद चादर की तरह सफ़ेद पड़ चुका चेहरा। वीरांशु सिंघानिया वहां पहुंचा। उसके चेहरे की शक्ति विवियन को देखते ही पिघल गई। उसने विवियन का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। बाकी सब डॉक्टर जो अब तक विवियन का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर खड़े थे, वो लोग वीरांशु को देखते ही वार्ड से बिना किसी शोर शराबे के वार्ड से निकल गए। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, क्योंकि उसके आंसू तो वर्षों पहले पत्थर के बन चुके थे जब वो लोग अनाथ हुए थे। विभू, तूने जिसके लिए अपना ये हाल किया, उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी उसे अपनाने से पहले 100 बार सोचेगी। लोग कहते हैं रूह अमर होती है, लेकिन मैं उस बाड़ी की रूह का कत्ल करूंगा, उसे जिंदा रखूंगा, पर उसकी हर धड़कन में तेरा दर्द होगा। आई प्रॉमिस। यह कहते हुए उसकी आंखों में वाड़ी के लिए नफरत की आग साफ देखा जा सकता था। लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह जब वाड़ी के बारे में बता रहा था, तब विवियन के लेफ्ट हैंड की एक उंगली हिली थी। वॉल क्लॉक में रात के 2 बज रहे थे। वीरांशु लौट आया था और 2 बजे तेज कदमों से उसी कमरे की तरफ जा रहा था जहां पर उसने वाड़ी को रखा। वापस उसी कमरे के दरवाजा खुला। वीरांशु कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने वाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाई। वाड़ी दरवाजा पीटते पीटते ही कब की सो गई थी, उसे खुद ही नहीं पता था। अंधेरे कमरे में चांद की रोशनी खिड़की से आकर वाड़ी के चेहरे पर
पड़ नहीं रही थी, जिससे उसका बेदाग चेहरा साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए भी वीरांशु भी उसके चेहरे को देखते ही कहाँ सा खो गया, लेकिन जब उसके सामने अपने भाई का चेहरा आया तो उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने पास में रखे पानी का जग लिया और वाड़ी के ऊपर उड़ेल दिया। कुछ ही मिनट में ही वाड़ी आह मम्मा बाहर आ गई, बाहर आ गई, ऐसे चीखते हुए वो उठ गई तो उसने अपने सामने वीरांशु को अचंभे में देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि अब क्या। वीरांशु अपने पंजों के पल बैठकर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, मेरा भाई वहां पर तेरे वजह से हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है और तू यहाँ पर चैन से सो रही है। मेरे रहते तो ऐसा कभी नहीं होगा। वाड़ी वीरांशु के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखो मैंने आज तक किसी के भी सामने हाथ नहीं जोड़ा, तुम्हारे सामने जोड़ रही हूँ, पर यह मत सोचना कि मैं झुक गई हूँ। वाड़ी मल्होत्रा कभी नहीं झुकती। और रही बात विवियन की, तो मुझे सचमुच नहीं पता उसके साथ आखिर क्या हुआ है। देखो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करती हूँ विवियन को जिसकी वजह से नुकसान पहुँचा है मैं खुद उसे पुलिस के पास ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। मेरी बातों पर विश्वास करो। यह कहने के बाद वो चुप हो गई और अपनी पलकें उठाकर वीरांशु की तरफ देखने लगी। जब वीरांशु का कोई जवाब नहीं आया तो वो एक बार फिर से कहने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं विवियन से मिली जरूर थी, वो एक अच्छा दोस्त था और यह भी सच है कि वो मुझसे प्यार करता था। उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज भी किया था। पर इतना कहते कहते वो रुक गई क्योंकि वीरांशु ने बीच में ही बोल पड़ा, और तुमने उसे बुरी तरह से रिजेक्ट किया, वो भी पूरी कॉलेज के सामने, जिससे मेरा भाई अपनी बेइज्जती झेल नहीं पाई और खाई से गिरकर सुसाइड कर लिया। फिर से वाड़ी बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसे रिजेक्ट किया है, लेकिन मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई। आपको ज़रूर कहीं पर गलतफहमी हो रही है, यहाँ तक कि मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पता था। प्लीज़ मेरा विश्वास करिए। वाड़ी और कुछ कहती कि तभी वीरांशु ने उसके कोई और भी बात नहीं सुनते हुए उसको झट से खड़ा किया और दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें वाड़ी के चेहरे के इतने करीब थी कि वह उसकी नफरत की गर्मी भी महसूस कर सकती थी। उसकी गर्म सांसें वाड़ी के ऊपर। उसने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है मैं तेरी ऐसे ही सारी बात सुनते रहूंगा? मैं क्या कोई तुझे 2 साल का बच्चा दिख रहा हूँ जो मुझे कोई भी अरे गहरे आकर कुछ भी बोल देगा और मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लूँगा? और क्या कहा तूने? मुझे गलत फहमी हो रही है। सिंगानिया खानदान में गलत फहमियाँ नहीं, सिर्फ फैसले होते हैं, और मेरा फैसला ये है कि आज से तू इस दुनिया के लिए मर चुकी है। तू अब सिर्फ एक कैदी है मेरी नफरत की। यह कहते हुए उसने वाड़ी को खींचते हुए उस अंधेरे कमरे से बाहर ले जाने लगा और वाड़ी भी उसके पीछे किसी कटी पतंग की तरह खींचे जाने लगी। वाड़ी भी थी तो एक दुबली पतली सी 5 फुट की लड़की। वो कहाँ उस पहाड़ जैसे 6.7 इंच इंसान के साथ लड़ सकती थी, पर फिर भी खुद को चुराते हुए उसके पीछे जाने लगी। जाते जाते वाड़ी सिर्फ एक ही बात कह रही थी, हे मुझे छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। वाड़ी वीरांशु के पीठ पर मुक्का मारते हुए चिल्लाने लगी। वीरांशु को उन मुक्कों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, वहाँ थोड़ा इरिटेट जरूर होने लगा था। वीरांशु वाड़ी को लेकर टॉप फ्लोर पर आया। यह पूरा फ्लोर उसका था। वीरांशु ने अपने एक पैर से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वाड़ी को लगभग बेड पर पटक ही दिया। बेड थोड़ा स्पंजी था, जिस वजह से वाड़ी बेड पर थोड़ा उछल गई। वाड़ी बैठने से थोड़ा उठने की कोशिश करने लगी कि तभी वीरांशु ने कुछ ऐसा किया जिससे वाड़ी की एक चीख निकल गई। वाड़ी बेड पर उठकर बैठ गई। उसने गुस्से से वीरांशु की ओर देखा। उसने टी शर्ट उतार दी थी। वीरांशु लेफ्ट गले से शोल्डर तक एक अजीब सा सांप का टैटू बना हुआ था।
वीरांशु के सीने और एब्स पर गोली और चाकू के कट के मार्क्स थे, मगर उसके चौड़े सीने पर वो और जच रहे थे। मगर वाड़ी को वीरांशु के किसी भी चाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तैयार हो जाओ माय लिटिल पपट हेले दर्शन के लिए। वीरांशु ने अपनी टी शर्ट से वाड़ी के हाथ को बेड के हेड से बांध दिया। वाड़ी ने काफी स्ट्रगल किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वाड़ी के बालों का जूड़ा भी खुल चुका था और उसमें लगा गजरा भी कब का टूट कर कहीं बिखर चुका था। वाड़ी का खूबसूरत चेहरा कुछ तो रोने से कुछ तो डर से लाल हो चुका था, क्योंकि वीरांशु ने अपनी पैंट भी उतार दी थी। अब वाड़ी के सामने सिर्फ अपने बॉक्सर में था। वीरांशु वाड़ी के ऊपर आ गया। वाड़ी उसकी आंखों में देखकर ना में सर हिलाते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो। उसकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। शायद आज पहली बार था कि वाड़ी ने किसी से प्लीज कहा हो, वरना प्लीज जैसा शब्द वाड़ी के डिक्शनरी में था ही नहीं। वीरांशु की नज़र वाड़ी के उन थरथराते हुए होठों पर टिकी थी, जो डर और गुस्से से कांप रहे थे। उसकी आंखों में तैरती नमी वीरांशु के पत्थर दिल को पिघलाने के बजाय उसकी नफरत की आग को और हवा दे रही थी। उसने अपना भारी हाथ वाड़ी के गले के पास रखा, दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी पकड़ का एहसास कराने के लिए। प्लीज। वाड़ी मल्होत्रा के मुंह से प्लीज शब्द जिस लड़की ने पूरे कॉलेज के सामने मेरे भाई से प्यार का तमाशा बनवाया, आज वो रहम की भीख मांग रही है। वीरांशु की आवाज में एक बर्फीली खनक थी। उसने झुककर अपनी गर्म सांसें वाड़ी के कान के पास छोड़ी, जिससे वाड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। विवियन को भी ऊंचाई से गिरने का डर लगा होगा ना? आज वही डर मैं तुम्हारी रूह में उतार दूंगा। वाड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे बेड के हेडबोर्ड से बंधी हुई टी शर्ट उसकी कलाई पर रगड़ खाने लगी। वह सुसाइड नहीं था। तुम अंधे हो रहे हो वीरांशु। विवियन मेरा दोस्त था, मैं उसे कभी नहीं मार सकती। चुप रहो। वीरांशु दहाड़ा। उसने अचानक वाड़ी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लिया। उसकी नजरें वाड़ी के चेहरे पर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देख रहा हो। कमरे की मध्यम रोशनी में वीरांशु के शरीर पर बने वो घाव और सांप का टैटू उसे किसी शैतान जैसा लुक दे रहे थे। उसने धीरे से वाड़ी के चेहरे पर बिखरी उसकी जुल्फों को पीछे किया। वाड़ी की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीरांशु उसे मारना चाहता है या कुछ और। तभी वीरांशु ने अपनी उंगली वाड़ी के गाल पर फेरते हुए कहा, मौत तो बहुत आसान सजा है वाड़ी। मैं तुम्हें उस नरक में रखूंगा जहां तुम हर पल मरोगी, लेकिन जान नहीं निकलेगी। आज रात से तुम्हारी पहचान खत्म। आज से तुम सिर्फ मेरी नफरत का खिलौना हो। यह कहकर उसने झटके से बेड के पास रखे साइड टेबल से एक छोटी सी शीशी निकाली। वाड़ी की आंखें डर से फैल गई। ये क्या है? वाड़ी ने चीखते हुए पूछा। वीरांशु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। ये वो दवा है जो तुम्हें होश में तो रखेगी, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारा काबू नहीं रहने देगी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूं तो तुम उसे महसूस करो, एक एक कतरे को। वीरांशु ने शीशी का ढक्कन खोला और वाड़ी के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी उसने उसका जबड़ा मजबूती से पकड़कर दवा की कुछ बूंदें उसके गले के नीचे उतार दी। वाड़ी जोर जोर से खांसने लगी। तुम पछताओगे वीरांशु, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन वीरांशु के सिर पर खून सवार था। दवा ने चंद मिनटों में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वाड़ी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है और दिमाग पूरी तरह से सचेत था, पर उसके अंग अब उसकी मर्जी से नहीं हिल रहे थे। वीरांशु धीरे धीरे उसकी ओर करीब झुका। उसका तपता हुआ मजबूत जिस्म जब वाड़ी के नाजुक अंगों से छुआ तो एक बिजली सी दौड़ गई। वीरांशु की उंगलियां अब वाड़ी के चेहरे से फिसलकर उसके गले और फिर कंधे की ओर बढ़ी। उसने अपनी भारी आवाज में
फुसफुसाते हुए कहा, इतनी खूबसूरती और दिल इतना काला। काश तुमने विवियन को बर्बाद ना किया होता तो आज तुम इस बिस्तर पर मेरी सजा नहीं, मेरा प्यार पा रही होती। वाड़ी की आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिरने लगे। वह चाह कर भी अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। विरांशु ने झुककर उसके आंसू अपने होठों से पी लिए। यह कोई प्यार भरा स्पर्श नहीं था, बल्कि उसकी बेबसी का स्वाद चखने जैसा था। उसने अपने हाथ से वाड़ी के ब्लाउज की डोरी को धीरे से खींचा, जिससे उसका ब्लाउज उसके कंधे से फिसल कर नीचे गिर गया। जैसे ही कपड़ा उसके कंधे से सरका, विरांशु की नजरें उसके गोरे बदन पर जम गई। नफरत और हवस की एक पतली लकीर उसके दिमाग में खिंच गई। छोड़ो मुझे प्लीज। वाड़ी की आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, विरांशु ने कहा और अपनी गर्दन झुकाकर उसके खुले कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। वाड़ी का पूरा शरीर कांप उठा। विरांशु के शरीर पर बने वो पुराने घाव, वो काला सांप का टैटू कमरे की नीली रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। विरांशु अपने होठों को वाड़ी के कानों के पास ले जाकर कहा, आज रात तुम सिर्फ चिल्लाओगी और मैं तुम्हारी चीखें मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजेगी। मैं तुम्हें वह दर्द दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। विरांशु का हाथ अब वाड़ी की कमर के घेरे को कस चुका था और उसका अगला कदम वाड़ी की दुनिया उजाड़ने के लिए तैयार था। कमरे का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा था, वाड़ी की धड़कनें उतनी ही बेकाबू हो रही थी। विरांशु का हाथ अब उसकी कमर से सरकते हुए उसकी पीठ के संवेदनशील हिस्सों पर रेंग रहा था। दवा के असर के कारण वाड़ी का शरीर पत्थर सा भारी हो चुका था, लेकिन उसकी इंद्रियां अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गई थी। उसे विरांशु के जिस्म की हर रगड़, उसकी हर गर्म सांस और उसके हाथों की शक्ति का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहराई से हो रहा था। विरांशु ने अपना चेहरा वाड़ी के चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। उसने वाड़ी की आंखों में देखा, जहां दर्द और नफरत का एक समंदर उमड़ रहा था। तुम्हारी ये आंखें, ये अब भी मुझसे लड़ना चाहती हैं, विरांशु ने एक गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। उसने अचानक अपना हाथ वाड़ी के भते हुए हाथों पर फेरा और फिर धीरे से उसके गले की सुराहीदार हड्डी को चूम लिया। वाड़ी की आंखों में आंसू थे, लेकिन विरांशु के दिमाग में सिर्फ विवियन का वो गिरा हुआ शरीर घूम रहा था। उसने अपनी पकड़ वाड़ी की कमर पर और भी मजबूत कर दी, इतनी कि वाड़ी के मुंह से एक धीमी कराह निकल गई। तुम्हारी ये खामोशी और ये मासूमियत मुझे और भी गुस्सा दिलाती है, वाड़ी, विरांशु ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसने झुककर अपनी गर्म सांसें वाड़ी के गले पर छोड़ी। वाड़ी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपनी बंद कलाइयों को ऊपर खींचने की कोशिश की, जिससे उसके बंधे हुए हाथ बेड के हेडबोर्ड से टकराए। विरांशु ने अपना चेहरा वाड़ी के चेहरे के इतने करीब कर लिया कि उनके बीच 1 इंच की दूरी भी नहीं बची। तुमने विवियन का दिल तोड़ा था ना, आज मैं देखूंगा कि तुम्हारा ये पत्थर जैसा दिल कितनी चोट बर्दाश्त कर सकता है। वाड़ी ने सिसकते हुए अपना सिर पीछे करने की कोशिश की। विरांशु प्लीज, ये गलत है मेरे लिए, अब कुछ भी गलत नहीं है, विरांशु ने फुसफुसाते हुए कहा और अचानक अपने होठ उसके गले के नाजुक हिस्से पर रख दिए। वह उसे चूम नहीं रहा था, बल्कि अपनी नफरत और अधिकार का एहसास करा रहा था। उसके चेहरे की रगड़ और उसकी मूंछों का एहसास वाड़ी के जिस्म में एक अजीब सी बिजली दौड़ गया। वाड़ी की सांसें बेकाबू होने लगी। विरांशु के हाथ अब उसकी कमर के ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। उसके पसीने और परफ्यूम की तेज खुशबू वाड़ी के होश उड़ा रहे थे। विरांशु ने अपनी उंगलियों से वाड़ी के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को हटाया और उसके कान के निचले हिस्से को धीरे से अपने दांतों के बीच दबाया। वाड़ी की
एक दबी हुई चीख कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर धनुष की तरह तन गया। वीरांशु के सीने पर बने वो घाव और सांप का टैटू अब वाड़ी के जिस्म से रगड़ खा रहे थे। वीरांशु ने अपनी नजरें वाड़ी की आंखों में गड़ाई। ये डर, ये तुम्हारी तेज चलती धड़कनें मुझे सुकून दे रही हैं। तुम्हें क्या लगा था सिंघानिया को बर्बाद करके तुम बच जाओगी? उसने वाड़ी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और बहुत ही गहराई से अपनी पूरी ताकत के साथ उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। यह एक संघर्ष था, दो रूहों का नहीं बल्कि एक शिकारी और उसके शिकार का। वाड़ी ने शुरुआत में विरोध किया, अपने बंधे हाथों को झटका, लेकिन वीरांशु का भारी शरीर और उसका जुनून उसे बेबस कर रहा था। धीरे धीरे वाड़ी का विरोध कम होने लगा। डर और नफरत के उस माहौल में भी वीरांशु के स्पर्श की गर्मी उसे सुन्न कर रही थी। वीरांशु अचानक पीछे हटा। उसकी आंखें जुनून और गुस्से से लाल थी। उसने वाड़ी के लहंगे की डोरी को एक झटके में खोल दिया। ठंडी हवा वाड़ी के जिस्म से टकराई और उसने शर्म और खौफ से अपनी आंखें मीच ली। वाड़ी के मुंह से एक सिसकी निकली जिसे वीरांशु ने अपने अगले वार में कैद कर लिया। उसने बहुत ही बेरहमी और जुनून के साथ वाड़ी के होठों को अपने अधिकार में ले लिया। यह कोई चुंबन नहीं था, यह एक दावा था। वाड़ी का दिमाग चीख रहा था, पर उसका जिस्म दबा और वीरांशु के पुरुषत्व के दबाव में टूट रहा था। वह वाड़ी के ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसका मर्दाना वजन वाड़ी को बिस्तर में धंसा रहा था। कमरे में सन्नाटा सिर्फ उनकी तेज चलती सांसों और वाड़ी की दबी हुई सिसकियों से टूट रहा था। अचानक वीरांशु रुका। उसका हाथ वाड़ी के ब्लाउज के बचे हुए हिस्से को हटाने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल की तेज रिंगटोन ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। वीरांशु ने चिढ़कर फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर सिटी हॉस्पिटल आईसीयू चमक रहा था। वाड़ी ने धुंधली नजरों से उसे देखा। वीरांशु के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। जुनून की जगह एक अनजान डर और उम्मीद ने ले ली। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। वीरांशु की आवाज भारी थी। मिस्टर सिंघानिया, जल्दी अस्पताल पहुंचिए। विवियन की हालत में अचानक बदलाव आया है। उसने होश में आने का संकेत दिए हैं और अब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर की आवाज में उत्तेजना थी। वीरांशु के हाथ से फोन लगभग गिरते गिरते बचा। उसने एक नज़र बिस्तर पर पड़ी बेबस वाड़ी पर डाली, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वीरांशु के अंदर एक पल के लिए अपराध बोध जागा, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। उसने बिना एक शब्द कहे बेड के हेडबोर्ड से बंधी टी शर्ट ली, गांठ खोली। वाड़ी का हाथ आजाद होते ही बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। वीरांशु ने पास पड़ा एक कंबल वाड़ी के ऊपर फेंक दिया और अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है वाड़ी। विवियन लौट रहा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना, ये रात अधूरी नहीं रहेगी। वह बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वाड़ी वही बिस्तर पर बेजान पड़ी रही थी। उसकी दवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उसके मन पर जो चोट वीरांशु ने दी थी वो कभी नहीं भरने वाली थी। हॉस्पिटल में उधर विवियन की आंखें धीरे धीरे से खुल रही थी। उसके पास खड़े डॉक्टर ने झुककर पूछा, विवियन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हुआ था उस रात? विवियन के सूखे होठ हिले। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि डॉक्टर को उसके मुंह के पास कान ले जाना पड़ा। वो वाड़ी वाड़ी, उसे बचाओ, वो निर्दोष है। डॉक्टर के होश उड़ गए। उधर वीरांशु अपनी कार 120 की स्पीड पर भगाते हुए अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, इस बात से अनजान कि उसने जिस लड़की की रूह को कुचलने की कोशिश की वही उसके भाई की आखिरी उम्मीद थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए